नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है। रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, मगर अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वादे को पूरा करना होगा। बीजेपी ने वादा किया है कि जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स की तैयारी करने वाले छात्रों को BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 मासिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से 4,000 सालाना क्रेडिट दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 20 लाख रोजगार स्वरोजगार के जरिए दिए जाएंगे। गरीब परिवारों को 500 रुपए में LPG सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही होली और दीपावली के दौरान साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बीजेपी ने वादा किया है कि कैबिनेट की पहली बैठक से ही दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया जाएगा। बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया है। झुग्गी झोपड़ियों के पास अटल कैंटीन बनाई जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भरपेट खाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा हर गरीब महिला को 2500 रुपए मासिक आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 न्यूट्रिशन किट दिए जाएंगे। 60 से 69 साल की उम्र के लोगों को 2,000 की बजाय 2500 रुपए पेंशन और 70 साल से ज्यादा आयु बुजुर्गों को 3,000 रुपए मासिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही 13,000 ई बसें चलाने का भी वादा किया गया है। यमुना की सफाई और साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। 3 साल के भीतर यमुना को साफ किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को बीजेपी कैसे पूरा करेगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से फ्रीबीज की घोषणा की है उसे पूरा करना इतना आसान भी नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। प्रवेश जी, आप जो है जायंट किलर के तौर पे माने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद। मैं रेखा गुप्ता जी को, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत आशाओं के साथ चुना है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी इन सारी आशाओं पे खरी उतरेंगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सिंबोलिज्म से आगे जाना पड़ता है, टोकनिज्म से आगे जाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आज का दिन उन टिप्पणियों का नहीं है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार विधायिका बनी और उसी बार CM बनी है। जितने सारे कमिटमेंट किए थे प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके पूरे मंत्रिमंडल ने और यहाँ के कैंपेन में, वो जमीन पे उतरे। जो बेहतर चीजें हो रही थी वो जारी रहें, उनमें कोई रुकावट ना हो और वेंडेटा पॉलिटिक्स खत्म किया जाए। हालांकि सोशल मीडिया पे कई सारे इनके पुराने बयान चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि JNU या विश्वविद्यालयों या छात्रों के लिए जो उनकी सोच सोशल मीडिया पे हमने अब तक देखी है, वो सब न सिर्फ मीडिया से डिलीट हो, जहन से भी डिलीट हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दिल्ली मेरी है। मैं बार बार कहती हूं, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पर दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो उस दिशा में काम करेंगी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा समर्थन, सहयोग हर तरीके से मिलेगा। महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी नियुक्त करनी होगी उन्हें, और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही हैं
तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है शीला दीक्षित जी को निर्भया के मुद्दे पर, महिला मुख्यमंत्री थी, घेरा गया था, पूरा बदनाम किया गया था, लेकिन आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज कोई इफ एंड बट नहीं, केंद्र में उनकी सरकार, गृह मंत्री, पुलिस, एलजी सब उनके हाथ में है और वो कर सकती हैं, करेंगी तो बेहतर है, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं और सरकार भी बना ली है। अब बीजेपी ये बड़े बड़े वादे कैसे पूरा करेगी, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम मुद्दा में आज बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उनको बीजेपी कैसे पूरा करेगी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जब दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां भी देखने को मिल रही, क्योंकि जिस प्रकार से जो वायदे बीजेपी ने किया है उनको कैसे पूरा करेगी। क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट बैठक में जो वादे हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे, उनकी शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन चुनौतियां भी सामने आएंगी। इन सबको समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि भी देने का ऐलान बीजेपी ने किया था। साथ ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर गरीबों को देने का वायदा किया गया था। विधवाओं, बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई थी, ये वादा किया गया था। मातृ सुरक्षा वंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट देने की भी बात कही गई थी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देने की बात कही गई थी। जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का भी वायदा किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए देने की बात कही गई थी। 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी वायदा किया गया था। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात भी कही गई थी। ये कुछ वो वायदे हैं जो चुनाव से पहले बीजेपी ने किए थे, वो आपको बता रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ तपोस पाल जी हैं बीजेपी से, साथ ही राम गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा में सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तपोस पाल जी आपसे करेंगे। तपोस पाल जी, जो बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उनको कब से पूरा करेंगे आप, कैसे पूरा करेंगे, क्या कोई चुनौतियां सामने आएंगी या नहीं आएंगे, विस्तार से समझेंगे आपसे। देखिए, ये इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपने अगर देखा होगा कि यमुना की सफाई, उसको लेके काफी तत्परता से काम किया जा रहा है। इसके अलावा हमने एक ये भी बात कही थी संकल्प पत्र में कि डीटीसी की बात हो या मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े हुए घोटालों की बात हो, SIT की जांच वो बैठेगी। आपने देखा सचिवालय को सील कर दिया गया था। आपने रविंद्र नेगी जी के जो पड़पड़गंज से विधायक है, उनके वीडियो भी आपने देखा था कि किस तरीके से वो मनीष सिसोदिया के जो ऑफिस है उनको पूरा का पूरा ऑफिस ही खाली कर दिया। मेज, टेबल, उसके बाद वहाँ जो टेप रिकॉर्डर और सारी चीज़ें थी, म्यूजिक सिस्टम, वो सब उठा ले गए, AC वगैरह सब उठा ले गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस पे जांच बैठनी चाहिए। सरकारी जो प्रॉपर्टीज को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के बैठे हुए थे उन लोगों पे एक कड़ा चेक लगना चाहिए जी। और इस पे हम बात करेंगे परिवहन को सुचारू रूप से
चलाने के लिए उसमें जो भी बसेस की जरूरत पड़ेगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस तरीके की सारी चीजों पे हम काम करना शुरू करेंगे। देखिए, जल जीवन मिशन दिल्ली, इस पे सबसे पहले हम काम करेंगे, क्योंकि जो सप्लाई का पानी है वो नहीं पहुंच रहा है ठीक से, तो उसके लिए हम काम करेंगे। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो मिडिल मैन है उसको खत्म किया और डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर, इसके कारण जल कल्याणी योजनाओं इसको लागू करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जी। इसके अलावा हमारा जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, वो हमारी राजधानी है पूरे भारत की, तो उसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं, व्यापार अनुकूल नीतियां और वैश्विक मानकों के अनुरूप इसकी जीवन शैली, इसको बढ़ावा देने के लिए पूरा काम किया जाएगा जी। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के लिए स्मार्ट शहर, सड़कों और परिवहन प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री रूट और स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, ये इसकी हमारे मतलब प्लानिंग में है। सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण, इसमें अधिक ई बसेस, उच्च गति वाले मेट्रो रेल, मोनो रेल और साइकिल लेन का विस्तार हो सके, उस पर हम काम करेंगे जी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा है उसको अत्याधुनिक किस तरीके से बनाया जाए और कितना ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ उसको जोड़ा जाए, उस पर हमारी बात होगी। डिजिटल और स्मार्ट दिल्ली, इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आधारित ट्रैफिक और सुरक्षा सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। ई गवर्नेंस में सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने और से क्या होगा कि प्रशासन में एक पारदर्शिता आएगी जी। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में संपूर्ण दिल्ली में हाई स्पीड इंटरनेट, फ्री वाईफाई जोन और डिजिटल नागरिक सेवाओं की उपलब्धता हो, इस पे काम किया जाएगा। एआई आधारित ट्रैफिक और सुरक्षा सिस्टम में अपराध नियंत्रण कैसे किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट को कैसे ऑटोमेटेड बनाया जाए, इस पे हम काम करेंगे। तो इस तरीके से हम काफी चीजें, जैसे शिक्षा में 3 शिक्षा, वैश्विक शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, इसमें 3 स्तर हैं। विश्व स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयों को किस तरीके से आकर्षित किया जाए और उसके कैंपसेस खोले जाए, और तीसरा, नई शिक्षा नीति के तहत किस तरीके से डिजिटल और तकनीकी शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए। आईआईटी, एम्स और जेएनयू में के संस्थानों में उसका विस्तार किया जाएगा। आपने रिसेंटली देखा भी था, प्रधानमंत्री जी ने अभी ये नई यूनिवर्सिटीज और उसके शिलान्यास भी किया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिसर्च लैब किस तरीके से विकसित किया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था और इसको माइंडसेट रख के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण और स्वच्छता, इस पे आपने देखा था काफी इस पे बहस हो रही थी, बात हो रही थी, तो नंबर 1 है उसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नीतियां, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को हम बढ़ावा देंगे, सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी बनाना और कचरा प्रबंधन को स्मार्ट तरीके से लागू कराना, वो हमारा मेन मोटो रहेगा। ग्रीन दिल्ली मिशन, अधिक पेड़ लगाना, हरित पार्क और ओपन स्पेस विकसित करना, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा। यमुना पुनरुत्थान योजना, यमुना नदी को पुनर्जीवित करके एक सुंदर पर्यटन स्थल को बदलना, ये भी हमारा सबसे बड़ा एम है। अभी से ही हम इस पे काम करना स्टार्ट। ठीक है तपस्पाल जी, आएंगे। ठीक है तपस्पाल जी। राम गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। राम गुप्ता जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम गुप्ता जी, बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो भी वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए उनकी शुरुआत हो गई है, ऐसा तपस्पाल जी कह रहे हैं। जी एएनबी जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। एएनबी के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का प्रणाम, और साथ में हमारे जो भी वक्ता पैनल में बैठे हुए धुरंधर वक्ता हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी आपने सवाल किया
तो उस सवाल पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ दो ही इनके जो वायदे हैं, उन वायदों में से सिर्फ दो ही वायदे पूछूंगा और ये पूछूंगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं दावा करता हूं, आप भी अगर इनसे पूछेंगे ना कि ये जो आपने वायदे किए, इन्हें इंप्लीमेंट करने का आपके पास क्या मैनेजमेंट है, क्या मैकेनिज्म है, ये नहीं बता पाएंगे। ये रट्टू तोता की तरह कि कम से कम नहीं तो 3 मिनट 2 मिनट में बोल तो गए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये कैसे मैनेज करेंगे। पहला, अभी जो है 14 मार्च को होली आ रही है, इनके शीर्ष नेतृत्व ने चीख चीख करके चुनाव प्रचार में बोला था कि दिल्ली के सभी परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उसके लिए इन्होंने क्या योजना बनाई नहीं पता, क्योंकि 12 दिन तो इन्हें सिर्फ अपना जो है एक रबर स्टैंप तलाशने में लग गया। ठीक है, जैसा कि दिल्ली में हो या बाकी और राज्यों में, ये लोग अपना प्रतिद्वंदी तो बना नहीं सकते। जो गुजरात से बिलोंग करने वाले जो 2 नेता हैं, शीर्ष नेता, ये अपना प्रतिद्वंदी कभी नहीं तैयार होने देंगे, और ना ही ये लोग सेल्फ डिसीजन मेकर मुख्यमंत्री देंगे किसी भी राज्य में। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी रबर स्टैंप बैठाया, इन्होंने राजस्थान में भी रबर स्टैंप बैठाया, हरियाणा में भी रबर स्टैंप बैठाया, उत्तराखंड में भी बैठाया। वो तो सिर्फ गलती इनसे हो गई है उत्तर प्रदेश में, जो दिन रात इनकी जो है योगी बाबा से ठनी रहती है, और ले दे करके अगले 5 साल तक ये दिल्ली वासियों का दुर्भाग्य होगा कि इन्होंने रेखा गुप्ता जी नाम की जो महिला मुख्यमंत्री हैं, जो कि वो भी गाली गलौज टीम का ही एक हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गाली गलौज टीम का हिस्सा क्यों बोल रहा हूं। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे और तो मैं इनके उदाहरण के साथ बताऊंगा कि पिछले 10 सालों में इनकी जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री जिन्होंने आज ही शपथ ली है, इन्होंने 10 साल में सिवाय भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा, अभद्रता के साथ गाली देने के अलावा कुछ नहीं किया है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहां सीएम बनकर बकवास कर रहा है। मां की कोख में वापस भेजने की बात करने वाली ये रेखा गुप्ता जी वाकई बड़े संस्कार वाली हैं, जरा इनसे पूछिएगा। ठीक है राम गुप्ता जी, ठीक है, आप समझ लीजिए। बस एक लास्ट संदीप जी, मैं सिर्फ इतना इनसे पूछना चाहता हूं कि ये इकलौती पूरे आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि निमंत्रण पत्र बांटा जाए, और वो भी निमंत्रण पत्र किसके द्वारा बांटा गया? चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। और चीफ सेक्रेटरी किसका है? एलजी का। एलजी किसका है? इनका जो बड़ा नेता है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी। तो ना इनका दूल्हे का पता, दूल्हे का कहीं नाम नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ना तो इन्हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम योजना तैयार करने दिया, और तो और इन्हें अपनी खुद की कैबिनेट तक तैयार करने का जो है ऑथराइजेशन नहीं दिया कि अपनी मर्जी के लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना सके उस कैबिनेट का जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रबर स्टैंप मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली की जनता को, और अगले 5 साल तक ये कैसे वादे पूरे करेंगे मुझे नहीं लगता है। अभी ये 8 मार्च को जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन ये 2500 रुपए हर माताओं बहनों के खाते में जो डालने का कार्यक्रम करेंगे, जरा इनसे पूछे कि ठीक है, पूछेंगे भी। ठीक है, राम गुप्ता जी आएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है, राम गुप्ता जी आएंगे भी। ठीक है, डॉक्टर इंदु कांत दीक्षित जी, आवाज आ रही है आपको? दीक्षित जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षित जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा बड़े बड़े वायदे किए गए थे, क्या उनको पूरा करना बीजेपी के लिए इतना आसान है? समझेंगे आपसे। जी नमस्कार संदीप जी। नमस्कार जी। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको हमारा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जो वादे किए हैं भाजपा ने जी, इससे आगे जाकर के वादे किए थे स्वयं राम प्रकाश गुप्ता जी की पार्टी आपने जी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि दोनों ने ही जो वादे किए थे उनको पूरा करना जी बहुत कठिन है, असंभव जैसे है कई वादों को पूरा करना जी। लेकिन एक चीज जो भाजपा के पक्ष में है कि उनको आखिरकार जो भी फंड्स की कमी होगी जी, उसकी पूर्ति के लिए पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है जी।
और एक जो भाजपा का दावा रहता है डबल इंजन की सरकार, उनके पास डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है इस समय दिल्ली में जी। तो जिन वादों को स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है जी, हमें ऐसा लगता है कि उन्हें तो वो पूरा करने का लक्ष्य लेके चलेंगे और अवश्य पूरा करेंगे जी, और खास तौर से जिन वादों को मेटेरियलिस्टिकली आप फिजिकली काउंट कर सकते हैं, जैसे 2,500 रुपए महीने महिलाओं को देना, और इस जगह और उन्होंने एक मोटे तौर पे बातें क्या कही थी कि जो सुविधाएं मिल रही है जनता को उसको जारी रखेंगे। तो जो आम आदमी पार्टी ने पहले से कार्यक्रम दे रखे थे जनता के हित के, उनको वो विड्रॉ नहीं करेंगे, ये तो आप तय मानिए जी। पूरा करने की जहां तक बात है, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी वो अकेले थी और मैं मानता हूँ निहत्थी भी थी, क्योंकि उनके पास पुलिस नहीं था, केंद्र सरकार से तमाम वो कहते थे व्यवधान आता था। अब ये सरकार चूंकि पूर्ण सभी तरह के शस्त्र अस्त्र से सज्जित सरकार है, उसके पीछे एक केंद्र सरकार का पूरा संबल है, तो हमें लगता है कि वो पूरा करना कठिन अवश्य है पर वो पूरा अवश्य करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी के नेता अभी कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो उसके लिए कहावत है हिंदी में कि सांप निकल जाए तो लकीर पीटते रहे, उस स्थिति में वो है। उन्हें सब्र करके कुछ दिनों तक देखना चाहिए कि ये सरकार क्या कर रही है, और लगे कि वादा नहीं पूरा कर रही तब आलोचना करना चाहिए। जी ठीक है। नवीन दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? नवीन दुबे जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, लगता है नवीन दुबे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तपोस पाल जी, देखिए रेखा गुप्ता को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के आरोप सुने, उन्होंने कहा कि ये भी गाली गलौज की टीम की नेता हैं, वो भी गालियां देती हैं। इस प्रकार के भी गंभीर आरोप रेखा गुप्ता के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तपोस पाल जी। जी जी जी, तपोस पाल जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आई। सवाल सुना आपने मेरा? नहीं, एक बार रिपीट। ठीक है। तपोस पाल जी, रेखा गुप्ता को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन रेखा गुप्ता भी विवादों से घिरी हुई हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि रेखा गुप्ता भी गाली देती हैं, गाली गलौज की टीम से। इस प्रकार के गंभीर आरोप रेखा गुप्ता के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तपोस पाल जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जी तपोस पाल जी आवाज आ रही मेरी आपको? चलिए, लगता है तपोस पाल जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इस अहम मुद्दे पर वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तपोस पाल जी, आवाज आ रही है आपको? तपोस पाल जी, रेखा गुप्ता को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन वो भी विवादों से घिरी हुई दिख रही हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गाली गलौज की टीम से रेखा गुप्ता है। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, इस तरीके के आरोप लगाना बिल्कुल से ठीक नहीं है। वो आज दिल्ली की सीएम है और पूरी तरीके से तत्पर हैं दिल्ली की सेवा के लिए। उनका एक लंबा करियर रहा है पॉलिटिकल एरिना में और समाज को वो समर्पित रही हैं जी। और आपने देखा है कि दौलत राम कॉलेज छात्र संघ से में वो पहले सेक्रेटरी थी, उसके बाद 96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र में संघ में अध्यक्षा थी, फिर 2004 से 2006 तक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव रही हैं। 2007 और 9 में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति में एमसीडी के अध्यक्ष रही हैं जी। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रही हैं। 10 में भाजपा कार्यकारिणी की सदस्य रही हैं। 2007 और 12 में उत्तरी प्रीतमपुरा वार्ड 54 से 2 बार निर्वाचित पार्षद रही हैं वो। और 15 और 20 2015-2020 में आपकी
वंदना कुमारी से विधानसभा चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और इस बार तीसरी बार जब उनको फिर से टिकट मिला तो 2025 में उन्होंने वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है उन्होंने। तो अब मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कई जगहों पे इस तरीके की चीजों में रही हैं और उन्होंने पॉलिटिकली कह लीजिए या आप सोशली कहिए, वो बहुत एक्टिव रही हैं, समर्पित रही हैं जी। उन्होंने LLB किया है, पेशे से वकील भी हैं वो जी। तो आप इस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी इस सारे लोगों को इस तरीके की बातें कहने लगे कि गाली गलौज पार्टी है, क्योंकि पूरे प्रचार के दौरान वो एक ही बात बोलते रहे, गाली गलौज पार्टी, और जनता ने उनकी एक बात नहीं सुनी, पूरी तरीके से हमें सिलेक्ट किया। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी जो चीजें बोल रही थी उन पे उसको कोई भरोसा नहीं था जी। ये मानी हुई बात है। और आज अगर रेखा गुप्ता जी के लिए वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, महिला का सम्मान करना चाहिए उनको। ठीक है। राम गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करती है, आरोप क्यों लगाती है महिलाओं के ऊपर? संदीप जी जी, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि बड़े संस्कार हैं उनके जी। दिल्ली की महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता जी की ही जुबानी में आपको सुना देता हूँ जी। सुना क्या देता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, ट्विटर पे ही ऑलरेडी उनके उपलब्ध है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा, वो महिलाएं आम आदमी पार्टी के MLA से अपना पास बनवा लें जैसे राशन कार्ड बनाए गए थे, याद है ना? यह उन महिलाओं के लिए सोच है मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की, जो हर दिन पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी की फ्री योजनाओं का लाभ ले रही जी। अब आप सोच सकते हैं कि एक महिला होकर के महिलाओं के लिए कैसी अभद्र टिप्पणियां करती रही हैं पिछले 10 सालों में। यह शुक्र मनाएं कि इनको जो है भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ चुनाव आयोग था, दिल्ली पुलिस थी और LG साहब के द्वारा पाले हुए वो गली कूचों में रहने वाले गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे, जिनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टोपी और पट्टा पहना करके गली मोहल्लों में जो है चुनाव के दौरान जो है दिल्ली के मतदाताओं को वोट डालने से वंचित किया, जिसकी वजह से हमारा इनसे मात्र 2% वोट कम पड़ा, जिसकी बदौलत ये आज उछल रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी हमें 44% वोट मिलता है। पूछिए आप रेखा गुप्ता जी के अनगिनत, और तो और इस कदर मैं पढ़ भी नहीं सकता हूं। आपको हैरानी होगी, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, ये रेखा गुप्ता जी के शब्द हैं। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी। ये 5 अक्टूबर 2016 रात 12:24 पे रेखा गुप्ता जी ट्विटर पे ट्वीट करती हैं। जब वो ट्विटर था, अब वो एक्स है। हो सकता है कि अब ये सारे ट्वीट, क्योंकि मुझे पता चला है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि कल रात को ये लोग सारे जितने इन्होंने गाली गलौज दी है ट्विटर के माध्यम से, वो सारे ट्वीट इन्होंने डिलीट करने के लिए टीम लगाई हुई थी। कम से कम नहीं तो 1000 से ज्यादा ट्वीट जिन पर हर दिन गाली गलौज करिए, एक चुने हुए दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं के द्वारा चुने हुए एक मुख्यमंत्री को किस कदर इन्होंने परेशान किया है, किस कदर इन्होंने गाली गलौज किया, किस कदर उनकी बेइज्जती किया है। आप इसलिए मैंने कहा था कि ये गाली गलौज टीम का हिस्सा ही है। और ठीक इसी प्रकार से इनके बाकी जो 6 लोग हैं जिनको जो है इनकी टीम में शामिल किया है शीर्ष नेतृत्व ने, जबकि शीर्ष नेतृत्व का कोई अधिकार नहीं होता है। मुख्यमंत्री अगर स्वतंत्र होती, रबर स्टैंप नहीं होती, तो इनकी टीम इनके द्वारा चुनी जाती। लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ लेने से 2 घंटे पहले ये लेटर, ये मेरा लेटर नहीं है, ये गैजेट है, ये अधिसूचना आपके मैं कैमरे पे आपके स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये अधिसूचना है। ये अधिसूचना शपथ लेने के 2 घंटे पहले रिलीज करी गई, जिसमें 6 नाम थे। एक नाम है प्रवेश साहिब सिंह, दूसरा आशीष सूद, तीसरा मनचिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंजात सिंह, श्री कपिल मिश्रा, श्री पंकज कुमार सिंह। आप इनमें आप प्रवेश साहिब सिंह जो वर्मा हैं, इनकी संपत्ति 5 साल पहले
5 करोड़ रुपए होती है, अचानक जो है ये 92 करोड़ 90 करोड़ रुपए कैसे पहुंच जाती है? क्या कोई ये धंधा करते थे? पूछिए इनसे। इन्होंने अभी हलफनामा दिया है विधानसभा चुनाव का, उसमें निकाल के देखिए, इसका कभी कोई जांच हुई? इन्होंने खुलेआम जो है नंगई करवाई, खुलेआम जो है इन्होंने गुंडई करवाई, खुलेआम इन्होंने जो है दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साड़ी बंटवाया, लोटा बंटवाया, सोने की चैन बंटवाई, 1100 रुपए बांटे गए। कहाँ, वो भी नगद? कहां से आया इतना पैसा? तो इसके बाद इनके तो एक नेता जो हार गए, जो सिटिंग भूतपूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी को क्या कहा इन्होंने? उनके बाप को बदनाम किया, उनके बाप के ऊपर गाली दी। और तो और एक हमारे जो 140 साल पुरानी पार्टी है, उनकी एक महिला नेता है प्रियंका जी, उनके लिए कहते हैं कि उनके गाल की तरह हम सड़क बनवाएंगे। इस तरीके के इन्होंने नेताओं को भर रखा है। और इस तरह की टीम से ये लोग दिल्ली सभ्य लोगों की नगरी है। खैर छोड़िए, हम स्वीकार करते हैं, हमें जो है दिल्ली वालों ने जनादेश दिया है 5 साल तक विपक्ष में रहने का, और वो भी मजबूत विपक्ष की भूमिका। ठीक है, राम गुप्ता जी आएंगे, जवाब देते हैं। ठीक है कि एक बार 3 सीटें, एक बार 8 सीटें। ठीक है, राम गुप्ता जी आएंगे भी। सीटों के साथ 44% वोट के साथ हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहने की। ठीक है, गुप्ता जी आएंगे भी। ठीक है, पूछिए जी। गुप्ता जी आएंगे भी। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तब बीजेपी भी आरोप लगाती थी कि जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको बर्बाद किया जा रहा है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। लेकिन अब जो पैसा खर्च होगा वो पैसा कहां से आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दीक्षित जी। देखिए संदीप जी, मैं पहले भी कहा आपके यहाँ जी कि जो बजट है, जो काम करने का अवसर है, वो दिया जाए नई सरकार को जी। और सरकार जब अपनी योजना लेकर के आएगी, आज उनकी पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है जी, वो क्या व्यवस्था करते हैं, कैसे टैक्सेशन की व्यवस्था करते हैं, रेवेन्यूज कहाँ से वो इकट्ठा करते हैं, केंद्र सरकार उन्हें कैसे सपोर्ट करती है। आपने देखा जब तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनी अभी आंध्रा में, तो किस तरह से सरकार ने उनको नई राजधानी के लिए बिल्कुल एक अलग जाकर केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया जी। बिहार को अभी आपने देखा कि किस तरह से एक विशेष सहयोग किया। तो सारी चीजें सामने आएंगी। अभी मेरा ये मानना है कि जैसी चीजें भी रामप्रकाश जी गिना रहे थे, स्वयं आतिशी जी के माता पिता पर अफजल गुरु के सपोर्ट में बात करने की बात थी। तो इन चीजों को से क्या आतिशी के काम को मानते हैं कि आतिशी ठीक काम नहीं कर रही थी? तो जो पहले कहा गया उसका निश्चित तौर पे व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पे प्रभाव होता है और उससे उसका आकलन होता है। लेकिन वो क्या करते हैं उसको काम करने का अवसर दीजिए और उसके बाद असेस कर एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं मानता हूँ जी। ठीक है, तपोस पाल जी, राम गुप्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं उनका भी जवाब लेंगे। छोटा सा सवाल ये मेरा है कि क्या माना जाए कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो गई है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए जो वायदे किए गए हैं उनको आसानी से दिल्ली में पूरा किया जा सकता है? देखिए, दिल्ली में दिल्ली की जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उसमें हमने जो संकल्प पत्र में जो भी वायदे किए हैं वो सारे पूरे करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वहाँ मात्र 2% का 3% का गैप है या जो भी है तो, लेकिन आपके जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो कह रहे थे कि मोदी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। और दिल्ली की जनता जिन पे आपको इतना कॉन्फिडेंस था, जिसको आप कंटिन्यूअसली झूठ बोल रहे थे, उन लोगों ने आपको देखा है आपको काम करते हुए। 11 साल में आपने क्या काम किया है। राम गुप्ता जी आएंगे, सुन लीजिए पहले, आएंगे आपको, इसीलिए उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया है भाई। मोहल्ला क्लिनिक में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं और 300 करोड़ का स्कैम हुआ है। जितने लोग डॉक्टर वहां पहुंचते नहीं थे और डेली चेक्स लगाए हुए थे कि 500 लोगों का यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट हो रहा है, इस तरीके की चीजें थी। ठीक चुनाव जीतने से पहले ये संजीवनी योजना लेके आए और जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ही बता दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। सरकारी योजना है, सरकारी लोग करेंगे उसके लिए, ये आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल लोग कर रहे थे जी। तो जनता के पैसे को दुरुपयोग करना और किस तरीके से उसका बेजा काम करना, इस पे धीरे धीरे अब देखिए पकड़े जाएंगे। ये शराब घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, सीसीटीवी कैमरे में घोटाला है,
बस खरीदने में घोटाला है। शीश महल का तो आपने देखा ही है भाई, 7 करोड़ का एस्टिमेशन था, 8 करोड़ का टेंडर निकाला गया और भुगतान हुआ 33 करोड़, और वो भी उसमें जमीन नहीं खरीदी गई, जमीन सरकारी थी। तो भैया 33 करोड़ में आपने क्या बना लिया? इसका मतलब वहां पे भी घोटाला था। आतंकवादियों के साथ हमेशा ये खड़ी रही है जी। फेक बॉम्ब ब्लास्ट के जो रिपोर्ट्स आए हैं वो भी आपने देखे हैं, इनके एनजीओ के द्वारा किए गए हैं। और पॉल्यूशन, ये हमेशा पॉल्यूशन बोलते रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉलिड पॉल्यूशन, ये तीनों पॉल्यूशन दिल्ली में मौजूद हैं। हवा की प्रदूषण की स्थिति आपने देखी है, वाटर पॉल्यूशन आप जो घर पे सप्लाई आ रहे हैं पानी की वो आपने देखा है, सॉलिड पॉल्यूशन कचरे का ढेर आप देख ही रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब ये एमसीडी में तो है, कम से कम एमसीडी में काम करके दिखा दें। दिल्ली की जनता ने तो इन्हें असेंबली से तो निकाल ही दिया है जी। और अब ये बोलते रहे कि इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी उतनी प्रॉपर्टी है, रेखा जी के स्टेटमेंट्स गंदे हैं, ट्वीट गंदे हैं, तो ये सब बोल के फायदा क्या होगा जी। भाई? वो रेखा जी इस समय मुख्यमंत्री हैं और अब आज उन्होंने शपथ लिया है। आप बोलते रह जाइए, आपके बोलने से क्या होता है? ठीक है। आपको जिस समय दिल्ली की जनता ने चूज किया था काम करने के लिए, दिल्ली के लिए, आपने कुछ काम ही नहीं किया। आप फालतू की बातें करते रहे, इधर उधर के स्टेटमेंट्स देते रहे, यहां तक कि चुनाव के समय में आप ये कह रहे हैं कि यमुना में जहर मिला दिया गया। यमुना में कौन जहर मिलाएगा और किसकी, कहां से ये पॉसिबिलिटीज है? गलत सलत बयान देना। अरे हमारे सीएम कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, अरविंद केजरीवाल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते कि रमेश भिदुड़ी सीएम बनेंगे, कोई मतलब है इसका? आपको दिल्ली की जनता ने भाजपा का कौन सीएम बनेगा उसके लिए बैठा है क्या? ये काम करने के लिए बैठा है? फालतू के स्टेटमेंट सवेरे से लेकर शाम तक देना जी। देखिए सिविल लाइन की स्थिति कितनी खराब थी, पहले ये पानी नहीं सप्लाई कर पा रहे थे और जैसे बरसात हुई सिविल लाइन से ओवरफ्लो होके 3 बच्चे मर गए। इस पे इन्होंने कभी माफी मांगी? कभी नहीं माफी मांगी। ये गला पीछे रख के अनशन पे बैठ जाते थे। ये इनके जो है चोचलेबाजी थे, ये बिल्कुल से विफल साबित हुए हैं। अनुभव की भारी कमी थी और फॉल्स कमिटमेंट के बेसिस पे ये आए थे, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि ये जो है आईआईटी और आईआईएम करके इतने दिनों तक इन्होंने चलाया, बेसिकली दे आर द करप्ट पीपल, इनके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है। ये दे आर द पीपल हु आर फेसलेस पीपल। ठीक है। और इनके पास ना कोई मैप है आगे की तरफ चलने के लिए, काम करने के लिए, बिल्कुल से वेस्ट है और दिल्ली ने इनको रास्ता भी दिखाया। ठीक है, ठीक है। तपस पाल जी आएंगे भी जवाब लेंगे। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन दुबे जी आवाज आ रही है आपको? जी नवीन दुबे जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन दुबे जी, आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यही सवाल मैंने डॉक्टर इंदुकांत ऋषि जी से लिया था कि जो भी बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वायदे किए थे, क्या उनको पूरा करने में बीजेपी के सामने कोई चुनौतियां नहीं आएंगी? यही समझेंगे आपसे भी। नहीं, बीजेपी के सामने चुनौतियां इसलिए नहीं आएंगी कि दिल्ली के अंदर आप देखिए, एक तो सुपर सीएम है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, उसके बाद सीएम है रेखा गुप्ता और उनके बाद डिप्टी सीएम है प्रवेश वर्मा जी। अब तीनों अलाइन हो चुके हैं। पहले अलाइन नहीं थे। आम आदमी पार्टी जो भी काम करेगी हम उस पर अड़ंगा लगाएंगे। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि दिल्ली के चुनाव परिणाम आते ही और जमुना में 2 मशीनें कुदा दी गई। कहाँ से कूद गई भाई? बिना टेंडरिंग के, बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए हुए। इसका मतलब है कि फाइल रेडी पड़ी थी गवर्नर के पास में और लेफ्टिनेंट गवर्नर चाह नहीं रहे थे कि हम ये काम शुरू कराएं, इसी का लाभ मिल पाए बीजेपी को। तो ही वाज वर्किंग एज ए एजेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, पहली चीज। दूसरी चीज आती है करप्शन पर, अभी बात हो रही थी। आम आदमी पार्टी का कोई भी करप्शन इंदुकांत जी अभी तक प्रूव नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। इवन कुछ मामलों में चार्जशीट तक नहीं हुई है ईडी और सीबीआई के द्वारा। और तीसरी चीज आती है, आज एक बड़ा चेहरा मुझे देखने को मिला उस मंच पे रामलीला ग्राम मैदान के, अजीत पवार जी। आप कह दीजिए कि वो 100% ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको मिसाल बनाइए, युग पुरुष बनाइए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईमानदारी का। नहीं बना पा रहे हैं ना, क्यों भाई? या ये कह दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी तो झूठ बोलते रहते हैं, उनके मुंह से झूठ निकल गया था अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार तो 100% की ईमानदार व्यक्ति हैं, नहीं बोल पा रहे हैं आप।
तीसरी चीज आती है, आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक में करप्शन था। भाई साहब, दिल्ली अभी भी एक दूसरे चैनल पे था, सर्वे किया गया है, दिल्ली की जनता ने 36% ने कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं, हाँ हम ये मोहल्ला क्लिनिक योजना जारी रहनी चाहिए। इसका मतलब दिल्ली की जनता ने उस योजना को एक्सेप्ट किया है। दूसरे सर्वे हुआ यमुना का पानी, जनता ने कहा कि बिल्कुल यमुना का पानी अब जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, साफ करे। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल ब्लूप्रिंट है, बहुत लंबी टोली वो नहीं करनी पड़ेगी। आप यमुना नगर से स्टार्ट करिए, सर्वाधिक प्लाईवुड फैक्ट्री है, सबसे ज्यादा गन्ने का सीरे का, और जितने भी शुगर में इसका सीरा बनाते हैं उसका जितना भी वेस्ट वाटर होता है केमिकल युक्त, सारा की सारा यमुना में आता है। तो वही आपके सोनीपत के जितने उद्योगों का पानी है वो भी अनट्रीटेड सीधा सीधा यमुना में गिर रहा है। इसके बाद नजफगढ़ ड्रेन हो गया, फिर आपके दिल्ली के तमाम ड्रेन है, नोएडा का चिल्ला रेगुलेटर का नाला है। ये सारे पानी जब तक आप ट्रीट करके WTP नहीं लगाएंगे, इससे बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। एक जगह से नहीं होगा, और ये प्रयागराज तक आपको साफ करना है। और दूसरी चीज आती है कि वाराणसी में अभी हाल में NGT ने जिलाधिकारी से पूछा था कि आप इस पानी का आचमन करेंगे वाराणसी गंगा जी का, नहीं कर पाए ना। तो आप मोदी जी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया वाराणसी में, वो माँ गंगा इतनी आपने मैली कर दी कि वहाँ NGT के कमेंट आ रहे हैं, NGT के अपने रिपोर्ट पे DM को फटकार लगाई जा रही है। तो आपने काम क्या किया भाई साहब, केवल गाल बजाने के। और दूसरी चीज मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि यहाँ पर देखिए अपने कपिल मिश्रा जो तूफानी बोलचाल के लिए जाने जाते हैं, उनके पास शब्दकोश की बड़ी भारी कमी है। वही शब्दकोश जानते हैं जो मोहल्ले के अंदर रास्ते में गलियों में टपोरी बोला करते हैं, वो भाषा बोलते हैं। दूसरी भाषा रेखा गुप्ता की ट्वीट, रात भर तो उनका आधी रात तो गुजरी होगी ट्वीट डिलीट करने में, किस तरीके की भाषा वो लिखा करती थी अपने ट्विटर हैंडल पर। तीसरी चीज आती है प्रवेश वर्मा, उनका भी भाषा कैसी रही है दुनिया जानती है, गोली मारो सालों को और पता नहीं क्या क्या। तो इस तरीके की भाषा शैली वाले 3 मुअज्जिज लोग मंत्रिमंडल में है, 7 लोगों के मंत्रिमंडल में 3 ये है चेहरे। तो ये कैसे पब्लिक के साथ हैंडल करेंगे क्या? अब अधिकारियों को दिल्ली के तैयार हो जाना चाहिए गालियां खाने के लिए, क्योंकि अपनी भड़ास, अपनी हताशा, अपनी नाकामियों को जो ठीकरा फोड़ेंगे ना, वो आम इन पे फोड़ेंगे। और ये कहने नहीं तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टेड अधिकारी ये काम ही नहीं करना चाहते, हम कहा क्या करें। तीसरी चीज है बेरोजगारी। और आपने कमिटमेंट किया है 1 तारीख को फ्री सिलेंडर देने का, आपने कमिटमेंट किया 8 तारीख से महिलाओं के खाते में पैसे क्रेडिट होने का 2,500 रुपए। तो सबसे पहली कैबिनेट में तो आपको ये पास करना पड़ेगा, यमुना तो सेकेंडरी मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं ने जो वोट किया है आपको बड़ी तादाद में 2% का ही अंतर है, वो सच्चाई है। तो वो 2% स्लाइड होते देर नहीं लगती। 5 साल आपको चलाने में गारंटी के साथ आज कह रहा हूँ, शपथ ग्रहण हुआ है कि 5 साल क्या लगातार रेखा गुप्ता CM रहेगी दिल्ली की, बड़ा सवाल है। और ये उस दिन काम आएगा जिस दिन ये परिवर्तन होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2-2.5 साल के अंदर CM चेंज होगा। आपके पास ठीक है। तपोस पाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। तपोस पाल जी, आपने नवीन दुबे जी को सुना होगा, जो सच्चाई बातों में दिखी उनके, क्या आप सहमत हैं उससे नहीं हैं? देखिए नवीन दुबे जी, मैं इनके साथ पहले भी डिबेट में था, ये थोड़े से स्वप्नलोक में रहते हैं, ये धरातल पे रहते नहीं है। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत ज्यादा बहस कर रहे थे, ये था कि भाई साहब एक बार कार से तो एक बार कहीं से बैठ के इन्होंने बड़ा डिबेट किया, बड़ा संघर्ष किया, और यही बोलते रहे हमेशा कि भाजपा नहीं आ सकती है और अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता कोई नहीं है। ये बड़ा मतलब आपके प्रति इतने समर्पित रहे हैं, लेकिन आज इनको मजबूरन ये चले जाना पड़ा बनारस की, वहां आचमन नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली। गुप्ता जी आएंगे भी जी। देखिए प्रयागराज में सारे जो साधु सन्यासी हूँ वो आचमन कर रहे हैं, और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं और सारे लोग हैं, और जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप उसको देखिए, सब लोग वहां नहा रहे हैं और आचमन भी कर रहे हैं जी। और जो लोग प्रयागराज आ रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ भी जा रहे हैं, वहां भी स्नान कर रहे हैं, सरयू में भी और गंगा में भी, और उसके बाद वो दर्शन कर रहे हैं। तो अगर उसको गंदा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरीके से उसमें आक्षेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब नवीन दुबे जी अपने खुद की विवेचना कर लें कि क्या वो बोलना चाहते, क्या चाहिए उनको। बाकी जो सरकार है वो तत्पर है, हमने जो संकल्प पत्र में जो जो कहा है वो हम पूरा करेंगे जी, और अच्छे तरीके से करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, आप ट्रिपल इंजन भी बता सकते हैं, LG भी है। लेकिन तपोस पाल जी देखिए, अभी नवीन दुबे जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो टेंडर यमुना को लेकर फंसे हुए थे, जैसे ही बीजेपी सरकार बनी वो सब काम शुरू हो गया उस पर।
हाँ, तो उसमें एलजी अपना नहीं तो क्या वो रोक देख रखे रहे थे हैं पहले उनमें से? कैसे क्या है, पता नहीं। अब मैं तो मुझे थोड़ी ना मालूम है जी वो ऑफिशियली किस तरीके से क्या हो रहा होगा। अगर जी आपको इस पे कुछ संज्ञान लेना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आरटीआई भी है और आप ऑफिस में जाके उनके पूछ सकते ठीक है हैं किस तपस्पाल जी, तरीके से ठीक है आपने आएंगे। राम गुप्ता जी, यमुना में काम ठीक है। कर रहे हैं। राम गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी संदीप जी, बस जी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली की जनता ने इन्हें मैंडेट दिया है जी उसका ये सम्मान करें, और जो 27 साल तक ये लोग जो है विपक्ष की भूमिका में रहे हैं तो वो जी अपनी उस हॉल्यूशन से बाहर निकलें और जी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। मैं सिर्फ ये कहूंगा, बस मुझे एक बात का डर है, जैसा कि दिल्ली वालों के बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रेखा गुप्ता जी जी माइक, पोडियम और टेलीफोन तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें। ये आदत से उन्हें बाज आना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्व में अक्सर जो है इसी तरीके की हरकतों के लिए जानी पहचानी जाती थी और इनसे कुछ काम हुआ नहीं है। जी जहां जहां इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन चल रही हैं, किसी एक राज्य का नाम बता दें। ना तो इन्होंने स्कूलों पे कोई काम किया है, दिल्ली के जैसे स्कूल अगर इन्होंने किसी एक राज्य में बनाकर दिए हों, हाँ एक स्कूल जरूर इन्होंने बनाया था गुजरात में, वो भी आर्टिफिशियल स्कूल बनाया था। इनके प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान देश दुनिया को दिखाने के लिए एक टेंट में स्कूल बनाया था, वो भी दिल्ली की नकल करके, लेकिन वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए बनाया था। इसके अलावा ना तो इन्होंने कोई काम किया है सिवाय एक काम के, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, फर्जीवाड़ा करो, सर से लेके पांव तक लूटो, इस देश की संपत्तियों को जो है अपने मित्र अडानी को बांटो। अभी जो है अमेरिका से जो है एक लव लेटर आया है, उस लव लेटर पे ये आदेश लिखा हुआ है कि भारत सरकार आदेश पारित करे, हमें जांच करनी है अडानी के खिलाफ। अब ये पूछे कि अब तक क्यों नहीं इन्होंने वो आदेश पारित किया है, इसका मतलब साफ है कि इनका जो है अडानी जी के साथ रिश्ता है। दूसरा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो मौजूदा, अभी एक और मौके की बात बता रहा हूं, बड़ी मजेदार बात है, ये ट्विटर पे ही इनके जो है मुझे मिली है कि इन्होंने जो है रेखा गुप्ता जी ने लिखा था, ट्विटर पे लिखा था, साले फ्री का खाते हैं, 10 रुपए की फीस में पढ़ते हैं, फीस बढ़ने का विरोध करते हैं, देशद्रोही, जेएनयू को तुरंत बंद करना चाहिए। अब बताइए, जो पूरे विश्व में जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में हम लोगों को गर्वान्वित फील कराता है, जो अब तक जो है सारे इंस्टीट्यूशन से नंबर 1 आता रहा है, वहां के पढ़े हुए इनकी जो है वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके लिए वहां पढ़ने वाले छात्रों को ये सीधा मुंह पे गालियां देती रही हैं। बताइए क्या इनकी, क्या लगता है आपको कि जो केजरीवाल जी ने 10 साल में स्कूल का मॉडल तैयार किया है, जिसको जो है देखने के लिए जो है पूरी दुनिया के विश्व बिरादरी के लोग आए और देखा, उन्होंने मिलेनिया ट्रंप आई, उन्होंने जिद किया मोदी जी से कि नहीं हमें तो मोहल्ला क्लिनिक देखना है, दिल्ली के स्कूल का मॉडल देखना है, और उन्होंने देखा। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता जी के इस तरह की विचारधारा होने की वजह से, जो शिक्षा विरोधी विचारधारा है, उस विचारधारा की वजह से हमारे दिल्ली के जो 18 लाख बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खतरे में नहीं जाएगा? ये दिल्ली की जनता ने चिंता जाहिर करी है जब से उन्हें पता चला है कि रेखा गुप्ता जो है ये गाली गलौज, पार्टी की गाली गलौज टीम का हिस्सा हमारे ऊपर थोप दी गई है मुख्यमंत्री के रूप में। ये मेरे विचार नहीं है, ये दिल्ली की जनता कह रही है। ठीक है, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि इनके विचार तो ऐसे हैं। ठीक है डॉक्टर इंदु कंदिश जी, देखिए जिस प्रकार से अभी राम गुप्ता जी को सुना आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा कि जो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनाई गई हैं, ये जनता के ऊपर थोप दी गई हैं। वह एक गालीबाज सीएम है, क्योंकि कई ऐसे ट्वीट थे जो पहले किए गए थे, अब वो डिलीट किए जा रहे हैं या डिलीट कर दिए गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सच में ये जो रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है ये सही नहीं था, कि वो गालीबाज सीएम है और दिल्ली की जनता को छला गया है? आप कैसे देखते हैं इसको? अपना सवाल एक बार रिपीट करिए। दीक्षित जी, देखिए अभी राम गुप्ता जी को सुना, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया गया है वो जनता के ऊपर थोपी गई है सीएम, ऐसा कहा जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले कहा कि जो क्रिटिसिज्म जिस तरह की आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है सरकार के गठन के पहले और सरकार के गठन के बाद, ये बिल्कुल अनुचित है
और वास्तव में जो भी नई सरकार आती है किसी पार्टी को उसको काम करने का मौका देने के बाद पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। रेखा गुप्ता जमीन से उठी हुई नेता है, जिस तरह से छात्र संघ की राजनीति में रही, उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय रही और आज उन्हें इस तरह का बड़ा अवसर दिया है प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने भाजपा में। निश्चित तौर पर जिस तरह के उनके विचार और उनके नाम की घोषणा के बाद सामने आ रहे हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार सामने आ रहा है, ये विश्वास किया जाना चाहिए कि वो काम करेंगी जमीन पे। और मैं एक बड़ी बात और कहना चाहता हूँ, देखिए पूरे देश में जो एक भाजपा ने कहा है नेतृत्व ने उनके कि पूरे देश में इसमें सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है ममता जी। ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री देकर के भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने ये बताया है देश को कि हम महिलाओं का वास्तव में सशक्तिकरण करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि गाली गलौज की बात अगर करें तो आम आदमी पार्टी उसमें किसी से भी पीछे नहीं है और किसी के भी गाली गलौज को क्षम्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन पद पे आने के बाद उनका कामकाज क्या होता है इसकी समीक्षा सकारात्मक रूप से की जानी चाहिए। ठीक है दीक्षित जी। नवीन दुबे जी, छोटा सा सवाल आपसे रहेगा कि देखिए तपोसपाल जी ने कहा कि जब काउंटिंग जब तक नहीं हुई थी, रिजल्ट नहीं आया था, तब दुबे जी कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ही नहीं आ रही है। अब सरकार आ गई है तो उस प्रकार की बात आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल संदीप जी, देखिए दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जी। जिस समय तक रिजल्ट नहीं आया था, वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र तमाम वो कह रहे थे, बोले भाई हम किस चीज पे काउंटर करने जा रहे हैं, कौन सा आधार है जिसके ऊपर हमें वोट मिलेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड चलने वाला है, नफरती कार्ड दिल्ली में चलता नहीं है, तो काहे पे वोट मिल जाएगा। दिल्ली पर आपने कुछ किया नहीं था पहले। आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ी लंबी लकीर खींच दी है जिससे बड़ी लंबी लकीर खींचने में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं आज ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज आती है, ये भी बता रहे थे कि ये इस तरीके से ऐसे और वैसे दुनिया भर की बातें वो कह रहे थे। मैं तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब कि विधायक दल का नेता विधायकों ने चुना है रेखा गुप्ता जी को या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने फाइनल किया है? इस बात का जवाब भारतीय जनता तपस्पाल जी दे दें और या हमारे बीच में बैठे हुए कांति जी दे दें। ठीक है दुबे जी, जवाब लेते हैं, समय कम है, या वास्तव में विधायक दल के नेता। ठीक है तपोसपाल जी जी, सवाल सुना आपने? नहीं, ये करेंगे क्या इससे भाई? कहने का तात्पर्य ये है कि भाई वो आज सीएम है, सीएम की शपथ ले चुकी हैं, कार्यभार संभालिए, किसने क्या सिलेक्ट किया है वो करके करेंगे क्या? आप हार चुके हैं, आप एक्सेप्ट करिए। आपको दिल्ली की जनता ने रास्ता दिखा दिया है। यू आर नो मोर देयर इन द दिल्ली गवर्नमेंट। एक चीज मैं बता दूं, देखिए संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है लेकिन संक्रमित सोच का उपचार नहीं। चलिए ठीक है तपोसपाल जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय की कमी है। तपोसपाल जी अपना समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही राम गुप्ता जी थे आम आदमी पार्टी से, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन दुबे जी थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।